हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। चैप्टर 4 में हम लोग हैं। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, और अभी तक हमने मॉनसून को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली है। साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होता है, उसकी दोनों ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, उनसे किस तरीके से भारत में जो मॉनसून है, जो बारिश है वो होती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने लास्ट पार्ट में ये भी पढ़ा था कि रिट्रीट ऑफ मॉनसून क्या है, रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी कि समर मॉनसून का रिट्रीट, और उसके बाद विंटर मॉनसून किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और आज हमें जो कंसेप्ट डिस्कस करना है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मॉनसून को समझ चुके हैं तो उसमें वेरिएबिलिटी क्यों है, यानी कि उसमें अंतर क्यों आता है, कभी मॉनसून ज़्यादा होता है, कभी मॉनसून कम होता है, क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। और इनके दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक है एल नीनो और एक है ला नीना। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एल नीनो, क्या होता है ला नीना, किस तरीके से ये कंडीशंस जो है वो डेवलप होती हैं और इनका इंडियन मॉनसून पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग इन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को पहुंचाएं। आप भी खुद देखें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, और कम से कम 10 लोगों तक चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, कम से कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 लोगों में आप इन चीज़ों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर काम का जो है स्टफ़ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस और जो भी अपडेट्स हमारी तरफ से पोस्ट होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। उससे पहले आप लोगों को जिससे पता है कि हम एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं कि सभी लोगों को एजुकेशन, एफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाना हमारा जो मिशन है, जो मकसद है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें आप लोग अपना जितना भी हो सकता है योगदान कीजिए। स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, QR कोड को आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को UPI ID की अगर ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर नीचे मेंशन की गई है, okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई कार्ड के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक हैं तो उनके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो दिया गया है। तो इस मिशन में आप लोग हमारा साथ दीजिए, जितना भी हो सकता है कंट्रीब्यूट कीजिए। इसका जो फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज, सिर्फ वीडियोज़ नहीं बल्कि क्विजेज, नोट्स और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आप हमारे इस मिशन के महत्व को समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इस मिशन में ज़रूर अपना योगदान करेंगे। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं एल नीनो की, कि क्या है एल नीनो। ठीक है, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। आज हमें बुक में नहीं जाना है, आज हम सिर्फ यहीं पर मैप के हेल्प से समझेंगे क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई गई हैं। ये कौन कौन सी लाइन्स हैं पहले हम ये समझ लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो लाइन है सबसे बीच वाली, ये है हमारा इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। इसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा है। और ये जो नीचे की लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, अब समझिए चीज़ को आप बड़े ढंग से। देखिए डेट्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कब सूरज कहाँ पर रहता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सूरज रहता है 21 जून को। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिस समय इंडिया में मानसून का सीजन होता है, समर मानसून या साउथ वेस्ट मानसून का। ठीक है, इक्वेटर में जो सूरज है वो 2 डेट में होता है, एक बार जब वो नीचे की तरफ को जाता है, एक बार जब ऊपर की तरफ को आता है। ठीक है, तो वो 2 डेट्स कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी 21 मार्च और दूसरी डेट है आपकी 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, मैं इन दोनों डेट को यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों डेट्स में एक है समर सॉलिस्टिस और एक है विंटर सॉलिस्टिस, सॉरी इक्विनॉक्स, जिसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। ठीक है, समर सॉलिस्टिस तो ये वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून को। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन होता है
वो होता है आपका 22 दिसंबर को, ठीक है, मकर रेखा के ऊपर। अब देखिए, अब चीजों को समझिए। जब हमारा 23 सितंबर है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, ठीक है। जब हमारा 23 सितंबर है तो सूरज हमें पता है कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, ठीक है। और इस समय क्या हुआ है कि इंडिया से जो मॉनसून है वो बाहर आ चुका है, रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून हो चुका है। और इसके बाद जैसे जैसे सूरज नीचे की तरफ को जाएगा, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब सूरज नीचे को जाएगा और 22 दिसंबर को जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचेगा, उस समय इंडिया में जो साइकिल चल रही होगी वो होगी विंटर मॉनसून की, ठीक है। इतना आप समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं 23 सितंबर को क्या होगा कि जब सूरज आपका इक्वेटर पर है तो सबसे पहली चीज यहां से जो विंड्स आएंगी, दीज विल बी योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। हमें इसी ओशन पे फोकस करना है, दैट इज योर साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो है वो कंसेप्ट ला नीना और अल नीनो जो है वो यहीं पर होते हैं, ठीक है। अभी यहां पर ही क्यों होते हैं, और जगह क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यानी कि इनको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस तरीके से आएंगी और यहां नीचे से आएंगी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूं डेट वाइज, आप चीजों को समझिएगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं 23 सितंबर की, तो इस तरीके से यहां पर होगा। और 23 सितंबर को जब इक्वेटर के ऊपर सन है तो ITCZ कहां पर होगा, ITCZ भी यहीं पर होगा, ठीक है। देखिए, इसको यहां पर हम इस कलर से बना लेते हैं, ये हमें पता है कि यहीं पर सन है और लगभग यहीं पर क्या होगा, ITCZ भी होगा, ठीक है। तो ITCZ यहां पर होने का मतलब है कि इस समय इक्वेटर के ऊपर किस तरह की कंडीशन होगी, इक्वेटर के ऊपर जो कंडीशन होगी वो होगी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की, ठीक है। यानी कि यहां पर दोनों तरफ से आपकी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो आ रही हैं और वो आपका कन्वेक्शन होके ऊपर उठेंगी, सरफेस से ऊपर उठेंगी और वो ट्रोपोपॉज तक जाएंगी, ठीक है। ये चीज जो है अभी यहां पर हो रही है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में यहां पर क्या होता है कि नीचे की तरफ से एक करंट आता है, जो आपका ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि आप कहेंगे कि जो पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन का क्या होगा, ईस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ईस्ट पैसिफिक ओशियन का जो पार्ट है उस पे, या आप कहेंगे कि जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका है उसका वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, यानी कि उसका जो पश्चिमी पार्ट है, वहां पर क्या होगा, इस समय हमें पता है कि नॉर्मल में एक नीचे से जो एंटार्क्टिक हमारा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, उससे क्या आती है, एक एंटार्क्टिक करंट आता है, ठीक है। करंट मतलब आपको पता है ओशियन करंट की बात मैं कर रहा हूं। तो करंट आता है तो उसी का एक पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ को आता है। देखिए, ऊपर की तरफ को आता है मतलब यहां से इस तरीके से एक करंट चलती है, ये आप लोगों को पता भी होगा, हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में जो हमारा वाटर ओशियंस में हम पढ़ रहे थे ओशियन करंट्स के बारे में, तो वहां पर थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हो रहा है, ये है आपका नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज योर पेरू करंट, ठीक है, ये बोला जाता है पेरू करंट। और इसको आप ध्यान रखिए, ये नीचे की तरफ से आ रही है, ये जो एंटार्क्टिका से जो करंट निकल के आ रही है ये उसका एक पोर्शन है, तो इसलिए ये बड़ा ऑब्वियस है कि ये कोल्ड करंट होगा, ठीक है, कोल्ड करंट। और कोल्ड करंट का मतलब क्या है कि ये ठंडा पानी है, ठीक है। समझ गए आप कि 23 सितंबर को क्या कंडीशन है, ये आप आई थिंक समझ गए हैं बड़े अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको अगले मैप में समझते हैं, क्योंकि यहां पर आप इसकी नॉर्मल कंडीशन समझ गए कि 23 सितंबर को क्या कंडीशन है, ठीक है। अब धीमे धीमे क्या होगा कि सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर जब आएगा तो जो सन है वो नीचे की तरफ को, यानी कि साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। और वो साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके साथ साथ जो ITCZ है वो भी नीचे की तरफ को मूव करेगा, जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स है वो भी नीचे की तरफ को मूव करेंगी। तो जहां पर ये आपकी ट्रेड विंड्स जो मिल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये भी अलग जगह पर अब हो जाएंगी, ठीक है। और यहां पर आप फिलहाल के लिए एक कंडीशन और समझ के चलिए कि जहां पर आपका ये
ITCZ इस समय है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इक्वेटर की। तो इक्वेटर के पास क्या होगा इस समय, यानी कि इस रीजन में अगर मैं बात करता हूं इस रीजन में, तो यहां पर अभी क्या होगा, पानी कैसा होगा, ठंडा होगा कि गर्म होगा। नीचे से जो पानी आ रहा है वो तो ठंडा है, वो तो पेरू करंट है। यहां पर जो पानी इस समय होगा ये आप ऑब्वियस सी बात है समझ सकते हैं कि गर्म होगा, ठीक है, हॉटर वाटर होगा। ये क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इस समय सन है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर सन पड़ रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि जो पानी है वो कंपैरेटिवली ऊपर और नीचे से गर्म होगा। ऊपर और नीचे से मतलब मैं बात कर रहा हूं लैटिट्यूड वाइज। इक्वेटर के ऊपर जो पानी है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, यानी कि यहां पर एक इस समय वार्म वाटर मास होगा इस रीजन में, ठीक है। तो आप ये कंडीशन समझ गए 23 सितंबर की। अब मैं आपको दूसरे मैप में इसको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पर अगर मैं करूंगा तो वो फिर चीजें मिटानी पड़ेंगी, ठीक है। मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट उसमें दिखाता हूं आपको नेक्स्ट मैप में। फिलहाल आप ये कंडीशन ध्यान रखिए कि 23 सितंबर को हमारे पास क्या कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा। ITCZ यहां पर है, आप लोगों को पता है 23 सितंबर को। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा था कि वार्म वाटर मास है यहां पर, ठीक है, 23 सितंबर को। अब क्या है कि जैसे जैसे आपका सन नीचे की तरफ को आएगा, तो सपोज कर लीजिए आप इस पोजीशन पे आते हैं लगभग अक्टूबर के आसपास, 15 अक्टूबर के आसपास। ये अब क्या है, दिस इज योर ITCZ, ठीक है, इसको आप मिटा दीजिए। ITCZ आपका ये बन गया है लगभग 15 सितंबर की डेट पे मैं बात कर रहा हूं, सॉरी 15 अक्टूबर के आसपास, 15 से 20 अक्टूबर के आसपास, यानी कि 1 महीने के बाद, ठीक है। अब क्या है कि इस ही जगह पर जहां पर ITCZ बना हुआ है वहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, सॉरी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक। तो देखिए जहां पर ITCZ है वहां पर जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर बना हुआ है, अब क्या होगा कि वहीं पर आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो आके मिलेंगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी ऐसे ही जाती रहेंगी, उनको कोई तकलीफ अभी नहीं आने वाली है। क्योंकि ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन है वो तब चेंज करता है जब वो इक्वेटर से ऊपर या नीचे होती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन इस तरीके से था वो इक्वेटर तक तो ऐसे ही रहेगा, और जैसे ही वो इक्वेटर को पार करेंगी तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन को टर्न हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या है कि जो आपके दोनों विंड्स मिल रही हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वो अब यहां पर मिलेंगी, ठीक है। अब यहां पर मिलने की वजह से क्या होगा कि ये जो वार्म वाटर मास था ये इसको अपने साथ साथ नीचे की तरफ को ले जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड विंड्स है, सरफेस विंड्स है, ये कोई जेट तो है नहीं जो अपर एयर एटमॉस्फेयर में चल रही होंगी, ठीक है। ये कहां पर है, ये सरफेस के ऊपर है। तो ये आपका क्या करेंगी, इस वार्म एयर मास को, सॉरी एयर मास नहीं है, वाटर मास है ये, यानी कि वार्म पानी है, गर्म पानी है, इसको ये नीचे की तरफ को लेके जाएंगी। पहली चीज तो ये समझ जाइए आप, ठीक है। और यहां नीचे से क्या हो रहा है, यहां नीचे से एज यूजुअल जो पेरू करंट है वो तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, ये इनका जो मूवमेंट है ये चलता रहेगा। और कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो सूरज है वो पूरा का पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक नहीं पहुंच जाता तब तक, यानी कि 22 दिसंबर तक ये कंडीशन चलती रहेगी कि ट्रेड विंड्स का जो मिलन है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जहां पर मिल रही हैं, उनकी पोजीशन धीमे धीमे करके नीचे को आती रहेगी और वो पोजीशन फिक्स हो जाएगी 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यानी कि उससे नीचे वो शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम सीधे बात करें 22 दिसंबर को क्या होगा, तो देखिए 22 दिसंबर को जब सूरज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ चुका है, तो अब क्या होगा कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, ठीक है, जो ऐसे करके इस डायरेक्शन में आ रही थी इक्वेटर तक और यहां से फिर इस तरीके को टर्न कर रही थी, ठीक है, और यहां पर जो हमारा वार्म वाटर मास था वो पूरा का पूरा अब नीचे आ गया होगा। वो पूरा का पूरा जो वाटर मास है, वार्म वाटर मास, वो यहां पर आ गया होगा, ठीक है। किसकी वजह से आया है वो यहां पर, वो आया है जो ट्रेड विंड्स उसको अपने साथ खींच के लेके गई है नीचे की तरफ को, ठीक है, उसकी वजह से। क्योंकि यहां से ये इस तरीके से ट्रेड विंड्स आ रही थी और यहां से ये इधर को घूमी है, तो ये अपने साथ साथ वाटर मास को भी नीचे की तरफ को लेके जाएंगी, ठीक है। और नीचे से ये पेरू करंट जो है वो आ ही रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है, ये तो हो गई। यानी कि इस समय पे 22 दिसंबर की डेट है, ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या हो रहा है, पहली चीज तो एक वार्म ओशियन करंट और एक
कोल्ड ओशन करंट जो है मिल रहे हैं, यानी कि ठंडा पानी और गर्म पानी जो है वो मिल रहे हैं। और ये चीज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस, अपना जो चैप्टर हमारा ओशन करंट्स के ऊपर है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पहली जो बुक है हमारी एनसीईआरटी क्लास 11th की, वहां पर हमने बात की हुई है। या आप लोगों को ये चीज इन जनरल पता भी होगी कि जहां पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वो जगह सबसे ज्यादा बढ़िया होती है फाइटोप्लैंक्टन्स के होने के लिए। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स उसमें होते हैं, और जहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वहां पर जूप्लैंक्टन भी होंगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए जूप्लैंक्टन वहां पर होंगे। तो यहां पर बहुत बढ़िया फिशिंग ग्राउंड बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत बढ़िया फिशिंग ग्राउंड बनता है। और जो ये आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वहां पर बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है। और वो क्यों है? इसीलिए है क्योंकि यहां पर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट जो है वो मिल रहे हैं। पहली चीज तो आप ये समझ जाइए। ठीक है, अब यहां पर लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि फिशिंग ज्यादा नहीं हो पाती है। मतलब फिशेज यहां पर है लेकिन फिशिंग नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे ट्रेंचेस हैं। ठीक है, जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक साइड है, यहां पर बहुत सारे ट्रेंचेस हैं, पानी बहुत ज्यादा गहरा है, तो जनरली यहां पर फिशिंग उतनी ज्यादा नहीं की जाती है। लेकिन फिशेज यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती हैं। और क्यों पाई जाती हैं उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए, अभी तक एल नीनो डेवलप हुआ नहीं है, अब एल नीनो डेवलप होगा। देखिए कैसे डेवलप होगा एल नीनो, अब आप समझिए चीजों को। डेट को बिल्कुल साथ के साथ आप लोग ध्यान करते चलिएगा कि डेट क्या चल रही है। ठीक है, 22 दिसंबर है अभी। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का जो मिलन हो रहा है वो हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। अब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में क्यों आ रही है, ये सवाल अगर आप लोग पूछेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। इतना आप लोगों को अब तक समझ हो चुकी होगी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन ऐसा क्यों दिख रहा है यहां पर। ठीक है, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो जो है आपका इक्वेटर को या भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो है उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसलिए इनका डायरेक्शन ऐसा है और ये यहां पर मिल रही है। अब यहां पर मिलने की वजह से क्या होगा, सबसे बड़ी चीज, जहां पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे चाहे मिल रही है, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मिल रही है, कहीं पर भी मिले, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जहां पर मिल रही हैं, वहां पर एक चीज बनेगी। और वो क्या बनेगी? वो बनेगा साइक्लोन। क्यों बनेगा साइक्लोन? क्योंकि यहां पर आईटीसीजेड है। आईटीसीजेड का मतलब क्या होता है? आईटीसीजेड का मतलब है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर लो प्रेशर जोन है, दो ट्रेड विंड्स आपस में आके मिल रही हैं, कन्वेक्शन करंट्स उठेंगे और यहां पर बनेगा साइक्लोन। और ये साइक्लोन कैसा होगा? ट्रॉपिकल होगा कि टेम्परेट होगा? ये ट्रॉपिकल होगा। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में बन रहा है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन बन रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका जनरल सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? जनरल सेंस ऑफ रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या जो साइक्लोन्स होते हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ये घूमेगा क्लॉकवाइज। ठीक, और एक चीज हमें और पता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनका जनरल सेंस ऑफ मोशन क्या होता है? ये मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर पहली वाली नहीं भी ध्यान रखते हैं तो कोई बात नहीं, उससे एल नीनो को आपको समझने या नहीं समझने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका जो जनरल मूवमेंट होता है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, मैं चाहे तो आपको यहां पर लिख देता हूं, ये ईस्ट होगा जैसे और ये वेस्ट है, तो आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इस डायरेक्शन में मूव हमेशा करता है। ये हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था जहां पर हम लोग बात कर रहे थे बे ऑफ बंगाल की, और हमने बे ऑफ बंगाल में देखा था कि किस तरीके से हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं और वो बे ऑफ बंगाल से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहां पर टकराते हैं और बारिश करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब देखिए, डेट चल रही थी ये 22 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? 2-3 दिन के बाद 25 दिसंबर आएगा। पानी यहां पर गर्म है। 25 दिसंबर को क्या होता है आप लोगों को पता है? क्रिसमस, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट वॉज अ मेल चाइल्ड। इसी के नाम पर यहां पर नाम पड़ा है एल नीनो का। एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड, ध्यान रखिएगा। एल नीनो जो है स्पेनिश वर्ड है और स्पेनिश में एल नीनो का मतलब होता है द बॉय चाइल्ड।
द मेल चाइल्ड या फिर द बॉय चाइल्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो वार्म करंट यहां पर है, वार्म करंट होने की वजह से सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जनरली क्या होता अगर ये कंडीशन नहीं थी। हमने पहला मैप आपको दिखाया, वहां पर मैंने आपको समझाया कि जनरली क्या होता है कि इस रीजन में भी पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, इस पूरे के पूरे रीजन में भी क्या होता है, सिर्फ कोल्ड करंट ही आता है, जो पेरू करंट आ रहा है वो। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है इस समय पे, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं 22 दिसंबर में, अगर 23 सितंबर की हम बात कर रहे थे तो इस पूरे के पूरे रीजन में भी क्या था, कोल्ड करंट ही था, कोल्ड वाटर था। लेकिन 22 दिसंबर होने की वजह से क्या हुआ है कि जो ऊपर पानी गर्म था इक्वेटर के पास, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स उनको धकेल के नीचे की तरफ को ले आएंगे। ठीक है, तो इस रीजन में अब क्या होगा, जनरली पानी ठंडा रहता, अब लेकिन इसमें गर्म पानी मिल गया है, तो एवरेज इसका जो टेम्परेचर है पानी का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो लगभग कितना बढ़ता है वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, 14 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं आपकी चेंज है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये जो पानी गर्म हुआ है एक तरीके से यही बनेगी हमारी जो एल नीनो करंट है वो। ठीक है, एल नीनो करंट अब बनेगी, और एल नीनो करंट जो है वो मूव करेगी किसकी वजह से, वो मूव करेगी सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि जो पानी है वो गर्म है, उसको मूवमेंट करने के लिए कोई जगह एज सच है नहीं, ऊपर की तरफ को वो जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर की तरफ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो उसको ऊपर को जाने नहीं देंगी। नीचे की तरफ को से क्या हो रहा है कि वैसे ही ठंडा पानी आ रहा है, पेरू करंट, ये तो हमेशा चलता रहेगा, तो ये भी इसको नीचे को नहीं जाने देगा। बाकी ये अमेरिका के जो कोस्ट है उसके अंदर ये घुस नहीं सकती क्योंकि वहां लैंड है, तो इसके पास डायरेक्शन सिर्फ एक ही बचती है कि ये पैसिफिक ओशियन में मूव करना स्टार्ट कर दे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकती, ये अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पैरेलल मूव कर सकती थी अगर सूरज यहीं पर रहता, तो अगर ITCZ यहीं पर रहता, ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर अलोंग दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर मूव करने को तैयार होता, तो वो अपने साथ साथ इस करंट को, जो वार्म करंट है, ध्यान रखिएगा वार्म करंट है, वार्म करंट को अलोंग दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पैरेलल बिल्कुल ऐसे ही लेके जाता। लेकिन कंडीशन ये नहीं है, अब सूरज यहां पर तो बैठा रहेगा नहीं, इसके बाद उसने ऊपर भी जाना है। अब जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ को जाएगा, ITCZ ऊपर की तरफ को मूव होगा, प्रेशर बेल्ट्स ऊपर की तरफ को मूव करेंगी, तो क्या करेगा कि ये जो वार्म एयर, जो यहां पर वार्म वाटर मास बना है, वो अपने साथ इसको इस तरफ को लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगभग लेके जाएगा, ध्यान रखिएगा, और इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो यहीं से जो चीज चल पड़ी है वही है एल नीनो करंट। ठीक है, तो एल नीनो करंट कहां से डेवलप हुआ, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आप बात को अब तक समझ गए। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या होगा कि यहां पर इंडोनेशिया का जो एक आइलैंड है, यहां पर आप मैप में देखेंगे आइलैंड है, दैट इज योर सेलेबस आइलैंड, या इसको सुलावेसी आइलैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही ये पानी यहां पर पहुंचेगा, पानी कैसा है, गर्म, ध्यान रखिएगा, और पहुंचेगा कब तक, दिसंबर के बाद, जब तक सूरज ऊपर बढ़ रहा है, तो दिसंबर के बाद लगभग जनवरी में यहां पर, फरवरी में यहां पर, और मार्च में यहां पर, यानी कि मार्च के आसपास ये यहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि एक तो पहली बात है कि ओशन बहुत बड़ा है, और दूसरी चीज है कि इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, ओशन करंट्स की जो स्पीड है वो काफी कम होती है। कितनी होती है ये अब आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये चीजें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में बात कर चुके हैं, अगर आप लोगों को इसका आइडिया है तो आप मुझे बताइएगा कि कितना होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, मैं बता रहा हूं कि पूरा का पूरा ये ओशन कवर करने में इसने 3 महीने लगा देने हैं, दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च। अब ये मार्च के पास यहां पर जब पहुंचा, तो ये सेलेबस आइलैंड या जो सुलावेसी आइलैंड है उस पर टकराएगा, और उस पर टकराने की वजह से क्या होता है कि इसका हाइट बढ़ जाती है, यानी कि पानी जो है ऊपर की तरफ को उठता है, और कितना उठता है, काफी ज्यादा उठता है, 55 से 60 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, पानी 55 से 60 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। ठीक है, और पानी ऊपर उठने की वजह से क्या होगा, ये वार्म करंट है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये वार्म एल नीनो करंट है, पानी ऊपर की तरफ को उठेगा। ठीक है, एक चीज तो ये होगी यहां पर। इसके बाद पानी यहां पर उठने की वजह से क्या होगा, एक चीज तो ये है, और दूसरी बात यहां पर आप समझिएगा कि पानी जो है यहां पर काफी सारे स्ट्रेट्स हैं,
हमने इंडोनेशिया के पास बहुत सारे स्ट्रेट्स पड़े हैं, सुंडा स्ट्रेट है, जावा स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट है। उन स्ट्रेट्स के थ्रू क्या होगा कि पानी जो है, गर्म पानी है, वो आपके इंडियन ओशियन में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशियन में आ जाएगा पानी गर्म, ठीक है। और यहां पहुंचते पहुंचते इसको लगभग मई के आसपास का महीना जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब सन कहां पर है? मई के महीने की अगर हम बात कर रहे हैं तो मई के महीने में सन लगभग यहां पर पहुंच चुका होगा, क्योंकि जून में सन ने पहुंच जाना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। तो यहां पर चीजों को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि पानी 60 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, उसका क्या रोल होगा उसको अभी हम बाद में समझेंगे, उसको आप वहां पर होल्ड कीजिए कंसेप्ट को, ठीक है। फिलहाल आप वहां से आगे आ जाइए कि पानी जो है वो इधर की तरफ को आगे आएगा। और यहां से पहली बात तो ये थी कि ये समझ गए आप कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके से एल नीनो करंट को लेके आया है। एल नीनो करंट को लेके कौन आया है, ये ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। अभी वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या हुआ। वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही लेके आया है, सेलेबस आइलैंड या सुलावेसी आइलैंड तक उसको वही लेके आया है। उस कंसेप्ट को अभी आप वहां पर होल्ड कीजिए। फिलहाल आप इधर आ जाइए आगे। पानी जो है वो स्ट्रेट्स के थ्रू, ठीक है, स्ट्रेट्स के थ्रू जो है, या जो जल संधियां हैं उनके थ्रू, कौन कौन सी हैं, बहुत सारी है, वो हमने पढ़ी हुई है। हमने उस पर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में भी एक बड़ी बढ़िया सीरीज कवर की है, और हमने उसमें काफी सारे स्ट्रेट्स यहां पर है जो पड़े हैं, सुंडा स्ट्रेट, जावा स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, मकस्सर स्ट्रेट, बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, ठीक है। उनके थ्रू क्या है कि पानी आपका इंडियन ओशन में पहुंच चुका है, पहली चीज। लेकिन यहां पर अभी कंडीशन क्या बनी हुई है, मैंने आपको बताया कि एक तो ये वाटर है, इंडियन ओशन में पानी है, इंडिया में लैंड है, और वहां पर जो आपका मौसम चल रहा है या महीना चल रहा है वो कौन सा है, मई का या जून का भी कह सकते हैं, लगभग शुरुआती जून के आसपास। तो वहां पर जो इंडिया की लैंड है बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है। और कंपैरेटिवली जो पानी है, इंडियन ओशन का पानी है, वो कैसा है, ठंडा है, ठीक है। तो लैंड में टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, दैट विल बी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। और जो इंडियन ओशन है इसका पानी कंपैरेटिवली ठंडा है, तो यहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इसी की वजह से डेवलप क्या होता है, हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो डेवलप होता है। ये तो जनरल बात है। अब लेकिन यहां पर एल नीनो ने क्या किया है, एल नीनो ने जो खेल खराब किया, ये गर्म पानी है। गर्म पानी आपका ठंडे पानी में आके मिलेगा और इंडियन ओशन के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। पहली बात तो ये है, इसने पहला खेल तो ये खराब किया कि जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर कम था, जिसकी वजह से हाई प्रेशर था, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को क्या हो रहा था, जो हमारी मॉनसून विंड्स थी, ठीक है, वो जाती साउथ वेस्ट मॉनसून की और बढ़िया इंडिया में झमाझम बारिश होती। लेकिन इसने क्या खेल खराब किया कि पानी को यहां के कर दिया गर्म, और पानी गर्म करने की वजह से क्या होगा कि अब यहां का जो प्रेशर है, ठीक है, जो हाई प्रेशर था, लो टेम्परेचर था, वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर जो हाई प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म तो ऐसा सच नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ग्रेडियंट जो है, जो लैंड और आपका वाटर बॉडी के बीच में जो ग्रेडियंट था वो थोड़ा सा कम होगा, और उससे क्या है कि बारिश कम होगी इंडिया में। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां पर भी पता है कि जो ये लो प्रेशर बन रहा है इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल। हमने बात की है कि किस तरीके से जो राजस्थान का डेजर्ट है वो गर्म होता है, किस तरीके से जो तिब्बतन हाईलैंड है वो गर्म होता है, और वहां से जो आपकी विंड्स ऊपर को उठती हैं, कन्वेक्शन करंट उठते हैं, और वो किस तरीके से आपकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो होती है, जो जेट स्ट्रीम्स है, सॉरी ट्रेड नहीं, जेट स्ट्रीम्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स बन के फिर वो पूरे ऊपर आती है यहां तक, ठीक है, इक्वेटर तक, इक्वेटर से वो नीचे इस तरफ को मुड़ती है, मैस्करीन हाई बेसिन पर वो डाउन होती है, और फिर यहां से वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बन के फिर वापस यहां से जाती हैं, और किस तरीके से वो यहां से विंड्स को पूरा लेके जाती हैं और बारिश होती है। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म हमने समझा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इनके बीच में ग्रेडियंट कम होगा, यानी कि ये एल नीनो ने कितना ग्रेडियंट इनके बीच में कम किया है, उससे फर्क पड़ेगा कि इंडिया में बारिश कितनी कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, इंडिया में सूखा पड़ेगा, वो फर्क पड़ेगा उस ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। लेकिन एक जनरल फैक्टर आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए कि एल नीनो अगर आया है, अगर एल नीनो का इफेक्ट बन रहा है, तो इससे बारिश जो है वो कम होगी, लेस रेन, ठीक है। और मैं कहूंगा कि ड्राउट कंडीशंस भी बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि सूखे के हालात भी पैदा हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है,
ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि एल नीनो का मतलब है कि बारिश कम होगी या सूखे के हालात भी पैदा हो सकते हैं। तो एल नीनो का काम है बारिश को कम करना। ठीक है, ये आप समझ गए कि एल नीनो क्या था, कहां से मूव किया, कैसे मूव किया। अब देखिए, एक चीज अभी हम जो बीच में छोड़ के आए हैं वो एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाली है, और दूसरा जो हमने बात की थी कि किस तरीके से जो यहां पर 60 सेंटीमीटर की मैंने बात की थी कि पानी ऊपर उठ जाता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, दो चीजें हैं। देखिए, उससे पहले हम एक चीज यहां पर और समझ लेते हैं कि यहां से जो हमारा ये वार्म वाटर मास चल रहा था, यानी कि जिसको हमने एल नीनो करंट बोला था, ठीक है, वो यहां पर आने के बाद अगर थोड़ा सा इस तरफ को ड्रिफ्ट करता भी है, थोड़ा बहुत करता है यहां से ड्रिफ्ट, ठीक है, तो यहां से कुछ ओशियन करंट्स और बनते हैं। जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पर जो ओशियन करंट्स बनता है दैट इज योर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। ठीक है, और ये कैसी होगी, ठंडी होगी कि गर्म होगी? ये बिल्कुल गर्म होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एल नीनो का ही पार्ट है, और एल नीनो खुद में गर्म है, तो ये गर्म होंगी। इसके बाद यहां पर जो जापान के पास होती है, दिस इज योर कुराशियो करंट। ठीक है, ये होती है कुराशियो करंट। कुराशियो करंट भी क्या है, वो भी इसी का पार्ट है, तो ये भी आपकी कैसी होंगी, वार्म होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो इस तरीके से ओशन करंट जनरली कवर किए जाते हैं। हमने पिछले पार्ट में इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में कवर नहीं किए क्योंकि उस समय क्या था कि हम सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कर रहे थे। पर अब जैसे जैसे आप लोगों का साथ हमें मिल रहा है और आप लोगों ने अच्छा अपना सपोर्ट दिखाया है, पढ़ने की इच्छा जाहिर की है, तो इस तरीके से चीज़ों को कवर हम लोग यहाँ पर अब इतनी डिटेल में कर रहे हैं। अब इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको कभी भी ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा ओशन करंट जो है वो गर्म होता है और कौन सा ओशन करंट जो है वो ठंडा होता है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि पेरू करंट ठंडा क्यों है, क्योंकि वो नीचे से जो आर्कटिक से जो आ रही है, एंटार्क्टिक से जो एंटार्क्टिक करंट की वजह से आ रही है वो उसकी वजह से है, तो वो ठंडी है। फिर किस तरीके से जो कुराशियो करंट है वो गर्म है, क्योंकि वो जो एल नीनो करंट आता है उसकी वजह से है। जो वार्म ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है वो भी इसी की वजह से है। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट आप एक समझ गए। दूसरा कंसेप्ट आप यहां पर एक और समझिए कि मैंने बात की थी ट्रॉपिकल साइक्लोन की, जो इसको यहां तक सुलावेसी आइलैंड तक लेके आया है। उसके बाद ये ट्रॉपिकल आइलैंड, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो यहां से पार नहीं करेगा। ठीक है, पानी तो पार करके आपका स्ट्रेट से पार करके इंडियन ओशन में पहुंच गया, उसने तो अपना काम कर दिया वहां पर। ठीक है, अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो बेसिकली क्या होगा कि जो इस तरफ का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो जनरली आते रहते हैं, और जनरली जो उनका यहां पर नाम है, दे आर नोन एज टाइफून्स। ठीक है, उनको यहां पर बोला जाता है टाइफून्स। और जो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पैदा होते हैं, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उनको बोला जाता है हरिकेन्स। वो अलग चीज है, फिलहाल उसको आप भूल जाइए। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे, इनका क्या हुआ, ये यहां पर टाइफून्स बनके जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन रहेंगे। ठीक है, वो आपके जो स्ट्रेट से उनको क्रॉस करके नहीं जाएंगे, वो यहीं पर अपना काम जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो एल नीनो का कंसेप्ट तो आप समझ गए। एल नीनो का यही कंसेप्ट है कि एल नीनो आने से क्या होगा कि किस तरीके से जो पानी है वो इधर की तरफ को मूव करेगा, और यहां पर जो बारिश है इंडिया में वो कम होगी या फिर सूखे के हालात पैदा होंगे। ठीक है, चलिए एक चीज तो आप ये समझ गए। दूसरी चीज आप यहां पर ये समझिए कि जो यहां से पानी ऊपर उठा है, जो मैं आपको बता रहा था कि सेलेबस आइलैंड के पास पानी जो है वो ऊपर उठा है 60 सेंटीमीटर। अब वो पानी ऊपर उठा है तो वो क्या करेगा, वो जो नीचे का पानी है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो पानी नीचे की तरफ को बैठेगा। सीधी सी बात है, अगर पानी का जो वाटर कॉलम है 60 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम पानी के ऊपर दबाव तो डालेगा ही। अब किसके ऊपर दबाव डालेगा, पानी के ऊपर ही दबाव डालेगा वो। तो पानी के ऊपर जब वो दबाव डालेगा तो यहां से नीचे की तरफ को पानी जो है वो बैठेगा। ठीक, और पानी नीचे की तरफ को बैठेगा तो ये जो आपका एल नीनो करंट चल रहा था, ये वार्म करंट है, और ये कहां को चल रहा है, ये आपका सरफेस पर चल रहा है। लेकिन इसी के बदले नीचे नीचे, यानी कि सरफेस से नीचे, जनरली होता क्या है कि जो ये 60 सेंटीमीटर का पानी ऊपर उठा था, वो जो आपके सरफेस वाटर के ऊपर दबाव डालेगा, उसकी वजह से जो नीचे पानी है वो लगभग नीचे की तरफ को शिफ्ट करता है 250 से 300 फीट। ठीक है, 250 से 300 फीट का मतलब है लगभग 80 से 100 मीटर। और उसके बाद वो पानी जो है वो यहां से ऐसे करके नीचे नीचे चलना शुरू हो जाएगा। नीचे मतलब ये बिलो द वाटर सरफेस है। ठीक है, और यहां से उसके बाद वो ऊपर उठेगा
पानी जो है वो एकदम से ऊपर उठेगा। क्यों ऊपर उठेगा? क्योंकि यहां पर पानी जो गर्म था वो तो डिस्प्लेस हो चुका है, उसको तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन एल नीनो बना के ले गया अपने साथ। तो उसकी वजह से क्या है कि यहां पर पानी जो है वो ऊपर उठेगा, और इसी को बोला जाता है, नीचे से जो पानी ऊपर की तरफ को आता है सरफेस में, उसको बोला जाता है अपवेलिंग। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अपवेलिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने भी पहले भी बात की हुई है, जहां पर हम मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर पढ़ रहे थे, तो इसको बोला जाता है अपवेलिंग। ठीक, ये चीज आप समझ गए कि पानी का क्या हुआ, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्या हुआ, और किस तरीके से जो एल नीनो है वो मूव करके यहां को गया। ठीक, अब देखिए, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि एल नीनो के बारे में ये पता होगा आप लोगों को, आपने सुना होगा कि एल नीनो हर साल नहीं होता। ठीक है, एल नीनो जो है वो हर साल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर ये जो कंडीशन मैंने आपको अभी तक बताई है, ये तो जनरल कंडीशन है, क्योंकि सन हर साल यहां पर आएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, और इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो हमेशा बनेंगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा बनेगा, वार्म वाटर मास हमेशा बनेगा। तो ये जो एल नीनो है ये भी तो हर साल आना चाहिए। इतना पढ़ के तो हमें यही लग रहा है कि एल नीनो हर साल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एल नीनो हर 4-5 साल, 5-6 साल के बाद एक बार आता है, हर साल नहीं आता। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है कि जो ये पानी यहां पर गर्म होता है वो इतना ज्यादा गर्म हर साल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक तो आपको चीज पता है कि ये जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, यहां पर काफी सारे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि यहां का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है यहां का बढ़ता है, और वो टेम्परेचर जो बढ़ता है या जो एनर्जी बढ़ती है वो लगभग 3-4 साल के बाद इतनी होती है कि काफी ज्यादा मात्रा में वो एनर्जी बढ़ जाती है। उसकी वजह से ये जो कंडीशन है डेवलप होती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि 22 दिसंबर के बाद जब अभी आगे जाके 3 जनवरी आएगा, 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसको बोला जाता है पेरीहिलियन, यानी कि जिस दिन सन जो है, जो सूरज है, वो धरती के सबसे पास होता है। ठीक है, और धरती के सबसे पास होने की वजह से क्या है कि लगभग उसकी एनर्जी जो है अर्थ के ऊपर 7% ज्यादा होती है। 7%, 7%। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या है कि वो एनर्जी सन से अर्थ को मिल रही है। यहां पर पूरा का पूरा पानी है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में वैसे भी आपको पता है पूरा का पूरा पानी है, और सूरज इस समय लगभग सदर्न हेमिस्फीयर में ही है। ठीक है, क्योंकि अभी 22 दिसंबर के बाद दिन ही कितने हुए हैं? 10 दिन, 12 दिन। ठीक है, तो 7% जो ज्यादा एनर्जी है वो इसी जगह में एक्यूमुलेट होगी, और धीमे धीमे वो साल दर साल 3-4 साल में एक्यूमुलेट होकर इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद ये एल नीनो करंट जो है वो डेवलप होता है। और ज्यादा गर्म पानी जो है वो करंट डेवलप होने के बाद किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन उसको लेके जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एल नीनो। ठीक है, तो अब 4 साल में एल नीनो होगा, बाकी साल में क्या होगा? बाकी हर साल जो होता है दैट इज योर ला नीना। ठीक है, यानी कि 3-4 साल ला नीना होगा, उसके बाद 1 साल एल नीनो होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, एल नीनो में क्या होगा कि जो आपका ठंडा पानी है, सॉरी ला नीना में क्या होगा, जो आपका ठंडा पानी है वो ठंडा पानी चलता रहेगा। ठीक है, कि जो आपका यहां से, इसको भी अगर हम यहां पर समझ लें, देखिए यहां पर क्या होगा कि जो ठंडा पानी आ रहा था, ठीक है, जो यहां पर ठंडा पानी आ रहा था, और वो ठंडा पानी यहां पर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा गर्म एज सच नहीं होता है। तो जब यहां पर ठंडा पानी ही रहेगा, ठीक है, ठंडा पानी रहेगा। अब ट्रॉपिकल जो आपका यहां पर, अगर हम बात वही उसी डेट की करें 22 दिसंबर की, तो यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन तो हर साल बनेंगे, क्योंकि ये तो आपके जो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और इनके बनने की वजह से क्या है कि अब यहां से जो ये पानी चलेगा, ये ठंडा पानी ही चलेगा। ठीक है, इसको अब आप एल नीनो नहीं बोलेंगे, ये ला नीना है, क्योंकि ये ठंडा है। ठीक है, चलेगा तो इसी तरीके से ठंडा होके। और एक चीज का आप यहां पर और ध्यान रखिएगा कि इसको बोला जाता है ला नीना, जो वर्ड है दैट इज द स्पेनिश वर्ड अगेन, और इसका मतलब होता है द लिटिल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, एल नीनो इज योर बॉय चाइल्ड, लिटिल बॉय चाइल्ड, और ये है लिटिल गर्ल चाइल्ड, यानी कि एक दूसरे के भाई बहन है ये। ठीक, अब इतना आप समझ गए कि यहां पर क्या है, यानी कि यहां पर इस समय ठंडा है, तो ठंडे का मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, तो पानी यहां से चल रहा है, और इस रीजन में आने के बाद यहां पर, इस रीजन में लगभग जहां पर ये सुलावेसी आइलैंड या ये सेलेबस आइलैंड है, यहां पर कंपैरेटिवली जो आपका टेम्परेचर है वो होता है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होने की वजह से क्या है
कि यहां पर अब जो एयर मास है, अभी तो हम ये बात कर रहे थे पानी की, अब जो एयर मास होगा वो यहां से क्या होगा, उसका कन्वेक्शन होगा, वो ऊपर की तरफ को उठेगा। ठीक है, उसने तो उठना ही है ऊपर की तरफ को। अब जो एयर मास ऊपर की तरफ को उठेगा तो वो सरफेस से जब ऊपर उठेगा तो कुछ ऊपर पहुंचने के बाद क्या होगा, बादल बनेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और बादल बनने के बाद क्या करेगा, वो बारिश कर देगा। ठीक है, तो इस रीजन में बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ये पानी पहले से ही जो इधर से आ रहा था, ला नीना का करंट, वो पहले ही ठंडा था, इसने पानी को और ठंडा कर दिया जो बारिश ने। फिर उसके बाद प्रोसीजर सेम है कि क्या होगा कि यहां से पानी जो है वो ठंडा पानी है, अब ये आपका स्ट्रेट्स के थ्रू इंडियन ओशन में पहुंचेगा। ठीक है, पहुंचना तो है ही है, समय वही चल रहा है, सारा का सारा समय वही है, अभी भी मई जून का महीना ही है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ला नीना की वजह से यहां पर पानी ठंडा है, और पानी ठंडा होने की वजह से क्या है कि यहां पर जो हाई प्रेशर बनता वो ज्यादा इंटेंस हो गया। हाई प्रेशर जितना ज्यादा इंटेंस होगा इंडियन ओशन में, उतना मानसून जो है वो बढ़िया इंडिया में आएगा। तो ला नीना की कंडीशन जो है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी, मोर रेन, और आप कह सकते हैं कि फ्लड्स के कंडीशन भी बन सकती है। ठीक है, यानी कि सामान्य बारिश या उससे ज्यादा बारिश होगी ला नीना की कंडीशन में, और एल नीनो की कंडीशन में बारिश जो है वो कम होगी या सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहां पर मॉनसून की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी हैं, हमें पता है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो 75% ऑफ द एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन मानसून। मतलब पूरा का पूरा मानसून के ऊपर ही डिपेंड करता है, रेन के ऊपर डिपेंड करता है। और हमें यह पता है कि 75% के आसपास जो बारिश है इंडिया में वो मानसून के सीजन में ही होती है। ठीक है, जो रेनी सीजन है उसी में होती है। तो अगर कहीं अल नीनो आता है और बारिश इंडिया में कम होती है या सूखे के हालात पैदा होते हैं, तो उससे इंडिया के एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ला नीना आता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बारिश थोड़ा बहुत ज्यादा होती है, कहीं कहीं पर फ्लड्स आ सकते हैं, लेकिन एल नीनो की कंडीशन जो है वो हार्मफुल कंडीशन है, तो इसलिए एल नीनो पे ज्यादा फोकस जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो एल नीनो ने क्या किया, ला नीना ने क्या किया, आप ये समझ गए। दूसरी चीज यहां पर एक और है कि जो यहां से एयर मास उठा था ऊपर, जिसने ये बारिश कर दी, वो उसके बाद एयर मास ऐसे जाके वापस यहां पर डिप करता भी है, वापस जाके। ठीक है, और ये जो इस तरीके का एक सर्कुलेशन बनता है, इसी सर्कुलेशन को बोला जाता है वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, वॉकर सर्कुलेशन। और ये वॉकर सर्कुलेशन बेसिकली आपका चेंज करता है, ये ला नीना के कंडीशन में इस तरीके से मूव करेगा, और एल नीनो के कंडीशन में ये कैसे मूव करता है, एल नीनो के कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि एल नीनो में क्या है कि आपका पेरू के पास क्या होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो ये यहां से उठेगा, और आपका सुलावेसी आइलैंड के पास क्या होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वहां पर ये डिप करेगा। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको एल नीनो की कंडीशन में, ये येलो कलर से मैं आपको एल नीनो कंडीशन समझा रहा हूं, दैट इज योर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और इस तरफ पे होगा आपका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो यहां पर से क्या होगा कि विंड इस तरीके से उठेगी। ठीक है, ये विंड आपकी, मैं अब इसको यहां पर मैं 3D में ऐसे नहीं समझा सकता हूं, तो आप समझिएगा ये सरफेस विंड से ऊपर उठेंगी कन्वेक्शन करंट से, और फिर ये वापस जाके नीचे यहां पर बैठेंगी। ठीक है, तो इनका डायरेक्शन ये रहेगा, ये है ड्यूरिंग योर एल नीनो कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज योर वॉकर सर्कुलेशन। ये क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसके बाद इसी को बेसिकली एक जो ये ऑसिलेट कर रही है चीजें, यानी कि जिस तरीके से वॉकर सर्कुलेशन ऑसिलेट कर रहा है, एक बार इसका डायरेक्शन ये है, एक बार इसका डायरेक्शन ये है, इसी को बोला जाता है सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, दिस इज ओनली नोन एज सदर्न ऑसिलेशन। और सदर्न ऑसिलेशन जो आप एक चीज है ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जिस साल एल नीनो होता है, जब एल नीनो होता है तो उसको बोला जाता है नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन, दैट इज नोन एज योर नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन। और नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन का मतलब है कि आपका जो यहां पे जगह है, दैट इज योर सुलावेसी आइलैंड, सेलेबस आइलैंड के पास की जो जगह है वो कैसी होगी, वो होगी हाई लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और आपका जो पेरू के पास जगह है दैट विल बी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो दिस इज योर नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, इसीलिए कभी कभी एल नीनो को मिला के, यानी कि एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन को मिला के एनसो भी बोला जाता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जिस समय ला नीना की कंडीशन होती है तो उस समय जो आपका एनसो, ये जो एसओ है दैट इज योर सदर्न ऑसिलेशन है, इसको पॉजिटिव एसओ बोला जाता है। लेकिन एल नीनो अपने आप में जो है वो ज्यादा कोई सच इफेक्टिव नहीं है। आप ध्यान ये रखिएगा कि एल नीनो जो है उसको कभी कभी एनसो भी बोला जाता है, दैट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। और वो चीज क्या है वो मैंने आपको यहां पर समझा दी, ये किस तरीके से जो वॉकर सर्कुलेशन है वो मूव करता है। ठीक है, आई होप ये एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, कहां से क्या चीज मूव हो रही है, किस तरीके से आपका जो ओशन करंट्स हैं, जो आपके एयर मास हैं वो किस तरीके से मूव करवा रहे हैं, ये सब कुछ आप बड़े ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आप YouTube पे वीडियो देखेंगे, आपको सबसे पहली चीज तो ये बोली जाएगी कि एयर मास जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम दी ईस्ट पैसिफिक ओशन टू वेस्ट पैसिफिक ओशन ड्यू टू ट्रेड विंड्स। अब आई डोंट नो कि वो ट्रेड विंड्स की तरह से कैसे मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम भी इस तरीके के वीडियोस देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो वहां पर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं। सबसे पहले उनमें ये बोला जाता है, या एक कंसेप्ट ये बोला जाता है कि ये जो वाटर मास है जो आपका वेस्ट पैसिफिक ओशन से ईस्ट पैसिफिक ओशन, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ को मूव कर रहा है, जो हमने बताया एल नीनो करंट है वो मूव कर रहा है, उसमें यह बोला जाता है कि ट्रेड विंड्स उनको मूव कराती हैं। अब आई डोंट नो कि वो ट्रेड विंड्स आपको इक्वेटर के पैरेलल या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पैरेलल कैसे मूव करवाएंगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो फिनोमेना इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कोई ट्रेड विंड वगैरह नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो आपका सदर्न पैसिफिक ओशन में बनता है। और वो 3 महीने का टाइम लेके लगभग ईस्ट पैसिफिक ओशन से, पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां से वो सेलेबस आइलैंड या सुलावेसी आइलैंड के पास पहुंचता है। पानी उसके बाद आपका स्ट्रेट से पार होकर इंडियन ओशन पहुंच जाता है, और जो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आपका ऊपर के एरिया जो है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन है, वहां पर वो टाइफून बन के अपना काम करता है। ठीक है, तो क्या इफेक्ट था एल नीनो का, क्या इफेक्ट था ला नीना का, ये मैंने समझा दिया। आई होप कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इस चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और है उसको हम अगले पार्ट में पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों से एक बार अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हम एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं, हम शिक्षा को, एजुकेशन को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सभी लोगों तक सहज बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए प्लीज अपना इस मिशन में आप लोग अपना योगदान दीजिए। कितना बड़ा ये मिशन है शायद आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, अभी ये बड़े छोटे स्तर पर है, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बड़ी होती जाएंगी, आप लोगों का साथ मिलता जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता जाएगा, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये मिशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन इसका आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोग सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा इसमें चीज़ें जो है वो अच्छी होती जाएंगी। तो स्कैन एंड पे का ऑप्शन है, बाकी यूपीआई आईडी दी गई है। किसी को अगर कार्ड के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं फिर से कहूँगा कि कमेंट सभी लोग ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कम से कम 10 लोगों में। ठीक है, और बाकी जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो उनसे मिस ना हो। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ करिए, वहाँ पर भी हम चीज़ें जो है वो पोस्ट करते रहते हैं, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और बाकी हमसे अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, दैट इज़ okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।